हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपके लिए हिंदी का पाठ नंबर 5 आरोह भाग 1 से, तो आपने जीवन परिचय तो कर ही लिया होगा। शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया पाठ है ये। पाठ को नाम दिया गया है गलता लोहा। तो प्रस्तुत पाठ में जो लेखक हैं उन्होंने जातीय भिन्नताओं के ऊपर कटाक्ष किया है कि किस तरह से उच्च और निम्न में हमारे समाज में जो अंतर है वो किया जाता है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। किस तरह से जो मोहन है और गंगाधर, मोहन ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है और जो गंगाधर है वो लोहार जाति से संबंध रखता है। तो मास्टर त्रिलोक सिंह का उन दोनों के संबंध में जो रवैया है वो यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से मोहन का उच्च जाति का होने के कारण वो मास्टर त्रिलोक सिंह का प्रिय शिष्य है, जबकि त्रिलोक सिंह एक छोटी जाति से संबंध रखने के कारण तिरस्कार का शिकार बनता है। तो ये सब पाठ में दर्शाया गया है। पाठ का नाम गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अनायास अचानक, शिल्पकार जो इस तरह का कार्य करते हैं जैसे लोहे को फाल लगाना आदि, उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप धप धप आवाज़, ठंडे हो लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। यानी लोहार का कार्य करता था धनराम और उसकी दुकान से इस तरह की आवाज़ें आती थी। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कर आएगा। हंसुआ यानी जिसे हमारी हरियाणा में कसी भी कहा जाता है। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस प्रोहताही के बूते पर, प्रोहताई पंडिताई के बूते पर बल पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब ऐसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पानी की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, बूते बस एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा मोहन के जो पिता हैं वंशीधर, वो सोच रहे हैं। उन्होंने मोहन के सामने कहा, मोहन उनका आश्चर्य न समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उन्हें अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने की कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, अनुत्तरित बिना उत्तर दिए। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, यानी मुड़ चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भी दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के
ऊपर बैठा पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो आप गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। यानी मोहन और धनराम एक ही कक्षा में पढ़ते थे बचपन में गांव के स्कूल में, और उनके मास्टर जी थे, उनका नाम था त्रिलोक सिंह। वे दोनों अब अपने ये हम पढ़ चुके हैं। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांस के पेड़ों के टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। सांप सूंघना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चुप्पी साध लेना। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता है। संवेद मिलकर, इकट्ठा। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। कुशाग्र यानी तेज। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उसी फीसदी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली यानी जो साथी है, मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। प्रतिद्वंदी यानी मुकाबला करने वाला, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ 13 का पहाड़ा तो सुना? 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उनके लिए पहाड़ हो गया था, यानी असंभव। 13 एकदम 13, 13 दूनी 24। स्टाफ एक संटी यानी जो स्टिक थी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूं। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो।
धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी वह उसी तरह का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह लड़खड़ा गया था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बैंड का उपयोग करने के बजाय ज़बान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 द्रांतियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने फूंकने या सान लगाने के कामों में कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बैंड चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़ बैंड हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते। यानी वो भी कठोर थे, गलती होने पर सजा देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य यानी गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। तो बच्चों, आज के लिए आपका पाठ इतना ही है। तो आप पाठ को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस पाठ से जो हर बार सह प्रसंग व्याख्या MCQ